अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन आइए आज मैं मौज़ू नंबर 9 क़द्र पैमाइश या अंदाज़े क़द्र भी कह सकते हैं, एवैल्यूएशन। नाज़रीन इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 मौज़ूआत का मुताला किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या फिर मैं यहाँ ऊपर राइट में आई बटन पर दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अंदाज़ा क़द्र एवैल्यूएशन को एक डैश अमल माना जाता है। ऑप्शन ए रुक रुक कर चलने वाला, ऑप्शन बी साल के आखिर में होने वाला, ऑप्शन सी मुसलसल और जामे कंटिन्यूस, ऑप्शन डी सिर्फ तहरीरी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी मुसलसल और जामे कंटिन्यूस चलने वाला, क्योंकि अंदाज़ा क़द्र में मुसलसल यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, जो सिर्फ इम्तिहान के दिनों में नहीं बल्कि एक पूरे तालीमी साल में जारी रहता है। अब मिसाल के तौर पर उस्ताद का रोज़ाना क्लास में बच्चों का रवैये, होमवर्क और सवाल व जवाब के ज़रिए जांचना न सिर्फ सालाना इम्तिहान लेना है बल्कि रोज़ाना का ये काम है। बाकी ऑप्शन में दिया है रुक रुक कर चलने वाला, ये गलत है क्योंकि तालीम एक बहाव है, इसके लिए जांच भी लगातार होनी चाहिए। ऑप्शन बी साल के आखिर में होने वाला, साल के आखिर में होने वाला सिर्फ तकमीली जांच होती है नाज़रीन, सेकंड टर्म इम्तिहान होता है जो कि मुकम्मिल अंदाज़ा क़द्र नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है सिर्फ तहरीरी। तो यहाँ देखें अंदाज़ा क़द्र ज़बानी, अमली और मुशाहिदाती भी होता है, सिर्फ तहरीरी नहीं। बल्कि आए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का बुनियादी मकसद क्या है। ए बच्चों को ग्रेड देना, ऑप्शन बी बच्चों की पढ़ाई में मुश्किलात और रुकावटों का पता लगाना, ऑप्शन सी बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करना, ऑप्शन डी बच्चों के दरमियान मुकाबला करवाना। तो नाज़रीन बहुत ही आसान जवाब होगा इसका, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की पढ़ाई में मुश्किलात और रुकावटों का पता लगाना। क्योंकि तशख़ीसी जांच का नाम ही तशख़ीस है, डायग्नोसिस से निकला हुआ है लफ्ज़ है ये। इसका मकसद ये मालूम करना है कि बच्चे कहाँ अटक रहा है और क्यों अटक रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा रियाजी में बार बार गलती कर रहा है तो उस्ताद टेस्ट लेकर ये देखेगा कि उसे फार्मूला नहीं आता या जमा तफरीक में गलती कर रहा है। बाकी मानता ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में कहा गया ग्रेड देना, ये तकमीली जांच का काम है नाज़रीन। ऑप्शन सी में दिया प्रमोट करना, ये इंतज़ामी फ़ैसला है, तशख़ीस नहीं है। और जो डी है मुकाबला, ये तालीमी नफ्सियात में नेगेटिव समझा जाता है, मनफी जिसे कहेंगे। आइए सवाल नंबर 3 देखेंगे। आमोज़िश के लिए अंदाज़ा क़द्र असेसमेंट फॉर लर्निंग किस किस्म की जांच से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए तकमीली जांच, ऑप्शन बी तश्कीली जांच, ऑप्शन सी सालाना इम्तिहान, ऑप्शन डी मियारी जांच। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी बी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी तश्कीली जांच, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे कहेंगे हम, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आमोज़िश के लिए जो अंदाज़े क़द्र का मकसद है दौरान तदरीस बेहतरी लाना, और यही काम तश्कीली जांच करती है। हम मिसाल के तौर पर सबक पढ़ाते वक्त उस्ताद का पूछना क्या आपको समझ में आया, ताकि अगर नहीं आया तो वो दोबारा समझा सके बेहतरी के लिए। बाकी ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में दिया है तकमीली जांच, समेटिव असेसमेंट, जो कि ये आमोज़िश का अंदाज़ा क़द्र है। ऑप्शन सी में दिया सालाना इम्तिहान, ये भी एक तकमीली एक शक्ल है, यानी समेटिव है, सेकंड टर्म जिसको बोलते हैं हम एग्ज़ाम। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, जब एक उस्ताद पढ़ाने के बाद ये जांचता है कि बच्चों ने निसाब से कितना सीखा और उन्हें नंबर या ग्रेड देता है तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आमोज़िश का अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन बी आमोज़िश के लिए अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन सी आमोज़िश में अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन डी अंदाज़ा क़द्र बतौर आमोज़िश।
तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका, माफ़ कीजिएगा गलत टिक हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आमोजिश का अंदाज़ क़दर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। क्योंकि जब पढ़ाई मुकम्मल हो जावे और फ़ैसला सुनाना हो या नंबर देना हो या ग्रेड देना हो तो उसे आमोजिश का अंदाज़ क़दर या इवैल्यूएशन या क़द्र पैमाइश कहेंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैट्रिक या 10वीं का इम्तिहान का बोर्ड का इम्तिहान होता है, तो आखिरी में रिज़ल्ट दिया जाता है। ऑप्शन बी में देखें, आमोजिश के लिए बोला गया, ये बेहतरी लाने के लिए होता है, फ़ैसले के लिए नहीं होता है। और ऑप्शन सी में कहा आमोजिश में मतलब ये सवाल उठाने की सलाहियत पर मबनी है। और ऑप्शन डी में कहा कि बतौर, ये ख़ुद एक एहतसाबी है। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, माल जाती तदरीस रिमेडियल टीचिंग किन तलबा के लिए फ़राहम की जाती है? किन तलबा के लिए फ़राहम की जाती है नाज़रीन? सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए। ऑप्शन बी, उन तलबा के लिए जिनकी तालीमी मुश्किलात की तश्कील हो चुकी हो। ऑप्शन सी, तमाम तलबा के लिए। ऑप्शन डी, सिर्फ गैर हाजिर रहने वाले तलबा के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उन तलबा के लिए जिनकी तालीमी मुश्किलात की तशख़ीस हो चुकी है। यानी उन बच्चों के लिए होती है रिमेडियल टीचिंग जिनकी कमज़ोरियाँ तशख़ीसी जांच में सामने आई हो। अब मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों को पढ़ने में, जब रीडिंग में मसला है तो उस्ताद स्कूल के बाद उनको अलग क्लास लेकर उनकी इस्लाह कर सकता है अगर वो चाहे। बाकी ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में कहा सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए, जी नहीं, ये ज़हीन तलबा के लिए नहीं है। ऑप्शन सी में कहा तमाम तलबा के लिए, जो पहले ही सही सीख रहे हैं उन्हें इस इलाज की ज़रूरत नहीं है। जी, गैर हाजिर रहने वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन आए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, पोर्टफोलियो में बच्चे की कारकर्दगी का रिकॉर्ड कितने अरसे के लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ इम्तहान के दिन। ऑप्शन बी एक मखसूस मुद्दत का मजमुआ। ऑप्शन सी पूरी ज़िंदगी का। ऑप्शन डी सिर्फ छुट्टियों का। पोर्टफोलियो में देखें, स्कूली सतह पर ये आप लोग जानते होंगे, पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है, तमाम मालूमात होती है उसके अंदर बच्चे की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मखसूस मुद्दत का मजमुआ है। नाज़रीन ये, क्योंकि पोर्टफोलियो एक फ़ाइल है जिसमें एक ख़ास मुद्दत तक, मसलन एक टर्म या एक साल के दौरान बच्चे के बेहतरीन काम और पेशरफ्त का रिकॉर्ड रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अप्रैल से सितंबर तक बच्चे की बनाई हुई, यहाँ हमारे पास जून से लेकर अप्रैल तक का होता है, टेस्ट पेपर रिकॉर्ड, उसकी डिटेल्स, उसकी बुनियादी मालूमात, सारी चीज़ें उसमें होती है। उसका ग्रेड्स होता है, उसके रिज़ल्ट होता है। और हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि एक पहली क्लास में अगर वो उसका पोर्टफोलियो दूसरी क्लास वाले को दिया जाता है, इस तरह से वो बढ़ते 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 आगे क्लासों में फॉरवर्ड होता रहता है। रिवाज नहीं बल्कि ये एक सिस्टम है। नाज़रीन माफ़ कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं पहले। इम्तिहान का दिन वो सिर्फ जवाबी पर्चा होता है, पोर्टफोलियो नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया पूरी ज़िंदगी का, जी नहीं, ये एक अमली तौर पर स्कूल में ही मुमकिन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, हम सबक आमोजिश, पीर लर्निंग और ख़ुद एहतसाबी सेल्फ एवेल्यूशन किस ज़िम्रे में आते हैं? हम ऑप्शन ए आमोजिश का अंदाज़ा, ऑप्शन बी आमोजिश के लिए अंदाज़ क़द्र, ऑप्शन सी अंदाज़ क़द्र बतौर आमोजिश असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी तकमीली जांच। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, अंदाज़ क़द्र बतौर आमोजिश। यहाँ पर देखें नाज़रीन, मैं आपको बताता चलो, इसमें तालिब इल्म ख़ुद सेल्फ और अपने हम सबक पीर साथियों के साथ मिलकर सीखते हैं और जांचते हैं। मिसाल के तौर पर उस्ताद कहे कि अपनी कॉपी अपने साथियों से तब्दील करें और एक दूसरे की इमले की गलतियां निकालें। जी हाँ नाज़रीन, मैं फिर से समझा दूं आपको। इसमें देखिए, इसमें तालिब इल्म ख़ुद यानी सेल्फ अपने सबक अपने साथियों के साथ मिलकर सीखते हैं और जांचते हैं, इसलिए इसे अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश कहेंगे। उस्ताद कहे कि अपनी कॉपी अपने साथियों में से तब्दील करें और एक दूसरे की इमले की गलतियां निकालें। और बाकी ए और बी में और डी में ये उस्ताद की किरदार ज़्यादा नुमायाँ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 8, तश्कीली जांच फॉर्मेटिव असेसमेंट आम तौर पर कब मुनक्किद की जाती है? ऑप्शन ए साल के आखिर में, ऑप्शन बी दौरान तदरीस या सबक के वस्त में, ऑप्शन सी स्कूल में दाखिला लेते वक्त, ऑप्शन डी छुट्टियों के दौरान। तश्कीली जांच कब ली जाती है नाज़रीन? ये ली जाती है दौरान तदरीस या सबक के दरमियान में, वसत में। जी हाँ, क्योंकि तश्कीली जांच का मकसद है बेहतरी लाना, इसलिए कि ये अमल दौरान यानी प्रोसेस होता है और आखिर में नहीं होता है। हम मिसाल के तौर पर अपना क्लास के अंदर लेक्चर्स के दौरान या क्विज़ ले सकते हैं, ये इसकी मिसाल होगी। ऑप्शन ए में दिया गया साल के आखिर में, देखिए ये तकमीली जांच का वक्त होगा, तकमीली जांच का। जी हाँ। ऑप्शन सी में दिया गया है स्कूल में दाखिला लेते वक्त, जी नहीं, ये तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो। और ऑप्शन डी में जो छुट्टियों के दौरान, जी नहीं, ये तो उससे गैर मुतल्लका है। आए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, हक़ तालीमी एक्ट RTE एक्ट जिसे कहेंगे 2009 के तहत कौन सा निज़ाम लाजमी करार दिया गया? ऑप्शन ए सालाना इम्तिहान, ऑप्शन बी ओपन बुक टेस्ट, ऑप्शन सी मुसलसल व जामा क़द्र अंदाज़ क़द्र, ऑप्शन डी दाखिला टेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। जी नाज़रीन, जो दौरान मुलाज़मत है, जो कई सालों से दरस व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, वो लोग इसे बखूबी जानते हैं, वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जावे तो वो इम्तिहान में बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। इस सबक के ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं और जो ज़ेर तरबियत असातिज़ा हैं वो ज़रूर इसको पढ़ें। CCE के बारे में, कंटिन्यू कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे कहेंगे, कंटिन्यूस। अंदाज़े क़द्र के अमल में बाज़ रसी यानी फ़ीडबैक को कहते हैं, याद रखिएगा ये उर्दू लफ्ज़ है। बाज़ रसी किसी के लिए, किसके लिए ज़रूरी है? इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन में सिर्फ तलबा के लिए, सिर्फ असातिज़ा के लिए, सिर्फ वालिदैन के लिए, या असातिज़ा, तलबा और वालिदैन तीनों के लिए ज़रूरी है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा तीनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखें यहाँ पर गलती से टिक हो रहा है नाज़रीन, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि फ़ीडबैक सबके लिए ज़रूरी होता है। उस्ताद को अपने तरीक़े तदरीस का, बच्चे को अपने सीखने का और वालिदैन को बच्चे की तरक्की का पता चलता है। जी हाँ। अब जैसे कि PTM में उस्ताद वालिदैन को बताता है कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, घर पर कैसे मदद की जावे। आइए नाज़रीन सवाल नंबर 11 समझेंगे। आमोज़िश में अंदाज़ा क़द्र असेसमेंट इन लर्निंग में तवज्जो किस चीज़ पर मरकूज़ होती है? ऑप्शन ए सही जवाब रटने पर, ऑप्शन बी बच्चे के सवाल पैदा करने की सलाहियत पर, ऑप्शन सी नंबर हासिल करने पर, ऑप्शन डी उस्ताद की तक़लीद करने पर। तो देखें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा नाज़रीन। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के सवाल पैदा करने की सलाहियत पर, क्योंकि सही जवाब रटने के बजाय बच्चे की जुस्तजू और सवाल पूछने की सलाहियत देखी जाती है आमोज़िश में अंदाज़े क़द्र में। बच्चा ये ना रटे कि पौधे सूरज से खुराक लेते हैं, बल्कि ये पूछे कि अगर सूरज ना हो तो क्या होगा। इस तरह के सवाल बच्चे ने करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 12, तकमीली जांच समेटिव असेसमेंट की खासियत क्या है? ऑप्शन ए ये इस्लाही होती है, ऑप्शन बी ये दौरान तदरीस होती है, ऑप्शन सी ये मुतय्यना मुद्दत के बाद हतमी फ़ैसले या ग्रेड देती है, ऑप्शन डी ये तलबा की खुद जांच है। तो नाज़रीन सवाल नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुतय्यना मुद्दत के बाद हतमी फ़ैसला या ग्रेड देती है तकमीली जांच। क्योंकि तकमीली जांच यानी समेटिव असेसमेंट जिसे कहेंगे, समेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, का काम फ़ैसला जजमेंट सुनाना होता है, बच्चा पास है या फेल बताना होता है। क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड जिस पर फर्स्ट डिवीज़न लिखा होता है, सेकंड डिवीज़न लिखा होता है। नाज़रीन मज़ीद बताते चलूँ, इस्लाही होती है जो पहला दिया गया है, ये तश्कीली जांच का काम है जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये बतौर खुद आमोज़िश है, और ये दौरान तदरीस ये उसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं हो सकता। सवाल नंबर 13,
जामा अंदाज़ क़द्र कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन में बच्चे की नशोनुमा के किन पहलुओं का अहाता किया जाता है? सिर्फ इल्मी, सिर्फ जिस्मानी? ऑप्शन सी इल्मी, जज्बाती और नफ्सियाती हम जहत तरक्की। ऑप्शन डी सिर्फ जिस्मानी। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, इल्मी, जज्बाती और नफ्सियाती। क्योंकि जो जामिया मतलब पूरा कॉम्प्रहेंसिव जिसे कहेंगे का मतलब है ज़िंदगी के तमाम पहलू, और इसमें सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि जज्बात और जिस्मानी महारतें भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे के रियाजी के नंबर प्लस उसके अखलाक प्लस उसके खेल में कारकर्दगी, इस तरह का उसे ग्रेड दिया जाता है कॉम्प्रहेंसिव मुसलसल जामे क़द्र में। नाज़रीन, सवाल नंबर 14 समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 14, उस्ताद का किरदार अंदाज़े क़द्र बतौर आमोज़िश असेसमेंट एज लर्निंग में कैसा होता है? उस्ताद का किरदार ऑप्शन ए जज का होता है, ऑप्शन बी नासे और रहनुमा यानी फैसिलिटेटर या गाइड होता है, ऑप्शन सी डॉक्टरेट का होता है, ऑप्शन डी सिर्फ तमाशाई होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फैसिलिटेटर होता है। मौलवी में फैसिलिटेटर होता है या गाइड होता है या रहनुमा होता है। जब बच्चा खुद सीख रहा हो एज अ लर्निंग तो उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करता है, हुक्म नहीं चलाता। ऑप्शन मिसाल के तौर पे बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है, उस्ताद सिर्फ बता रहा है कि मालूमात कहाँ से मिलेंगी, खुद बनाकर नहीं दे रहा है बल्कि बच्चे खुद कर रहे हैं, सिर्फ बता रहा है, गाइड कर रहा है। सवाल नंबर 15 समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। आइए, सवाल नंबर 15, तदरीस व आमोज़िश के अमल में दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए कौन सा अमल इख्तियार किया जाता है? कौन सा अमल इख्तियार किया जाता है? ऑप्शन ए सालाना इम्तिहान, ऑप्शन बी है माल जाती तदरीस, ऑप्शन सी है वालिदैन से मीटिंग, ऑप्शन डी है बच्चे को सज़ा देना। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी माल जाती तदरीस, रेमेडियल टीचिंग। क्योंकि जो जिसमें मुश्किलात आ रही है जिन बच्चों को, यानी तालीमी बीमारी जिसको बोल सकते हैं आम अल्फाज में, मुश्किल का इलाज ही ये है माल जाती तदरीस। मिसाल के तौर पर जो बच्चे क्लास में पीछे रह गए हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास का लगाना, उसे कहेंगे रेमेडियल टीचिंग करना। अब बाकी ऑप्शन में देखें वालिदैन से मीटिंग, सालाना इम्तिहान, ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी में दिया है बच्चे को सज़ा देना। देखिए, ये जदीद तालीम में मना करार दिया गया है। इसके लिए हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से अभी GR भी शाया हुआ है, जो बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी है हक़ तालीम मंसूबे की। RT एक्ट 2009 के मुताबिक बच्चों को सज़ा नहीं दी जा सकती। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 16, पुराने तस्वुर में अंदाज़े क़द्र को किस चीज़ का मुतरादिफ यानी हम मायने समझा जाता था, जो कि गलत था पुराने तस्वुर में? ऑप्शन ए इम्तिहान और पैमाइश, ऑप्शन बी सीखने के अमल, ऑप्शन सी तरक्की, ऑप्शन डी तब्दीली। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इम्तिहान और पैमाइश। पुराने वक्तों में लोग समझते थे कि अंदाज़ा क़द्र का मतलब सिर्फ इम्तिहान लेना है, जबकि अंदाज़ा क़द्र इससे बहुत वसी है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 100 नंबर के पर्चे को ही सब कुछ समझ लेना गलत है नाज़रीन, सब कुछ समझ लेना गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 पर समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। एक तालिब इल्म अपनी सीखने की ज़िम्मेदारी खुद लेता है और अपने लिए आमोज़िश का मुज़ाहरा करता है, ये मिसाल कैसी है? कैसी मिसाल है? आइए समझते हैं। ऑप्शन ए तश्कीली जांच की, ऑप्शन बी अंदाज़े क़द्र बतौर आमोज़िश की, ऑप्शन सी तकमीली जांच की, ऑप्शन डी तश्कीली जांच की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंदाज़े क़द्र बतौर आमोज़िश की। क्योंकि यहाँ तालिब इल्म एक्टिव फ़ाल है और अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले रहा है। यहाँ पर एक्टिव है और अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले रहा है। मिसाल के तौर पर तालिब इल्म खुद अपना टाइम टेबल बनाए और देखे कि उसने आज क्या सीखा। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 18 समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। वो कौन सा अमल है जो तलबा को खुले माहौल में तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है? ऑप्शन ए तकमीली जांच, ऑप्शन बी तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी तहरीरी जांच या तहरीरी इम्तिहान जिसे कहेंगे, ऑप्शन डी बैरूनी इम्तिहान। वो कौन सा अमल है जो तलबा को खुले माहौल में तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है? तो बहुत ही आसान जवाब है इसका, ऑप्शन बी तश्कीली जांच, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि इसमें नंबर कटने का डर नहीं होता है, इसलिए ये खुले माहौल में, ओपन एनवायरनमेंट होता है, में होती है, जहाँ बच्चे बेखौफ होकर सीखता है।
کیونکہ یہ تکمیلی جانچ نہیں ہے، یہ تشکیلی جانچ ہے ناظرین، کیونکہ کلاس میں بحث و مباحثہ ڈسکشن میں جس میں غلط جواب دینے پر بھی ڈانٹ نہ پڑے. جی ہاں ناظرین، تشکیلی جانچ میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19. انداز خطرے کا ایک مقصد نصابی مقاصد کے حصول کا ڈیش کرنا ہے. آپشن اے امکان کرنا ہے، آپشن بی تعین کرنا ہے، آپشن سی خاتمہ کرنا ہے، آپشن ڈی مقابلہ کرنا ہے. تو اس کا صحیح جواب میں بتا دوں، آپشن نمبر بی تعین کرنا ہے ناظرین. کیونکہ انداز قدر یہ طے کرتا ہے کہ جب ہم نے پڑھایا نصابی مقاصد وہ بچے تک پہنچا یا نہیں پہنچا. جی ہاں. آئیے سوال نمبر 20 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پورٹ فولیو بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپشن اے بستے کا بوجھ بڑھانا، آپشن بی انداز قدر ایوالویشن کو آسان بنانا اور اہم معلومات فراہم کرنا، آپشن سی اساتذہ کا وقت گزارنا، آپشن ڈی بچوں کو مصروف رکھنا. تو ناظرین سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی انداز قدر ایوالویشن کو آسان بنانا اور اہم معلومات کو فراہم کرنا. کیونکہ دیکھیے پورٹ فولیو استاد کے پاس ثبوت ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتا ہے، جمع کرتا ہے ناظرین استاد، جس سے اسے بچے کی قابلیت کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور مثال کے طور پر پیرنٹس میٹنگ میں استاد پورٹ فولیو دکھا کر آسانی سے بتا سکتا ہے کہ بچے نے پچھلے مہینے میں کیا کیا کارکردگی کی ہے، کیا کام کیے ہے. جی ہاں ناظرین، امید کروں گا کہ آج کے اس 20 سوال میں آپ کو انداز قدر ایوالویشن کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کے اور موک ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ اور مزید مطالعہ کریں گے. چلیے آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. جب ملتے ہیں جلد اگلے کسی موضوع کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.